तो अब हमें बेटे डिफाइन करना है क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर फॉर द रेजोनेंट सर्किट बेटे। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर होता क्या है इसके बारे में आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। एक्चुअल में अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ तो ये आपको डिफाइन करता है बेटे शार्पनेस ऑफ दिस रेजोनेंट पीक। शार्पनेस मतलब कि कौन सी पीक कितनी ज़्यादा शार्प होगी। अब आप लोगों को मालूम है कि पिछली बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही, क्या कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, मतलब आई जो नोट होता है वो ई नोट बाई आर बन जाता है, और इस वाली फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो आपका सर्किट बनता है वो प्योरली रजिस्टिव होता है बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और करंट की वैल्यू क्या होती है बेटे, वो मैक्सिमम होती है, और उस मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटे, वो ई नोट बाई आर होती है। यह बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। अब यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है बेटे वो कितना होता है, वो आर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो कौन सी पीक कितनी ज़्यादा शार्प आएगी उसी चीज़ को ये डिफाइन करता है बेटे। ओके, अब आप लोगों को मालूम है कि जो आई नोट था ना वो किसके बराबर था बेटे, वो आई नोट तुम्हारे पास था ई नोट बाई आर के बराबर था। मैं इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप ऐसा मान के चल सकते हो ई नोट बाई जेड के बराबर था, और जेड की वैल्यू किसके बराबर थी बेटे, आर की वैल्यू थी। अब सोच के देख कि आपके पास जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला था बेटे जेड का, वो ये वाला था, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ एल माइनस एक्स ऑफ सी का होल स्क्वायर था बेटे। ठीक है, एक्स ऑफ सी का होल स्क्वायर था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख कि रेजोनेंट पे ये वाली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बेटे, ये वाली टर्म तो तेरी जीरो बन रही थी, तो तेरा जेड जो आ रहा था वो केवल और केवल आर के बराबर आ रहा था। अब सोच के देख कि मैं अगर इस आर का वैल्यू बेटे मैं कम करना चालू कर दूं या फिर इसको बढ़ाना चालू कर दूं, जब तुम लोग बेटे आर का वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दोगे तो आर के वैल्यू को बढ़ाने से बेटे जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, वो तुम्हारे पास क्या आएगा बेटे, वो तुम्हारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली उस जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँगा ना, जैसे मान लो कि बेटे एक रेजिस्टेंस ये है, हमने इस रेजिस्टेंस कितना मान लिया बेटे, R1 मान लिया। अब मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ R2, और ये R2 बड़ा बेटे आपके पास R1 से। अब चीज़ें सेम है, मैं फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन करना चाहता हूँ, तो जब आप लोग बेटे ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो ग्राफ आपका कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ज़रा, वहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो आपकी थोड़ी सी कम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है ना R2 है, और R2 रेजिस्टेंस क्या बेटे, वो बढ़ चुका है, तो यहाँ पर R2 आ गया। अब सिमिलर वे में अगर मैं एक रेजिस्टेंस और लेता हूँ R3, और वो बड़ा है बेटे किससे, R2 से बड़ा है, और डेफिनेटली वो R1 से भी बड़ा होगा। तो अगर मैं R3 रेजिस्टेंस लूँगा तो रेजोनेंट पे बेटे जो करंट बनेगा ना, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है बेटे वो उतनी ही कम आने वाली है। तो डेफिनेटली बेटे तुम्हारे पास जो ग्राफ आएगा हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये किसके लिए ग्राफ बना बेटे, मैंने तुम्हारा ये R3 के लिए ग्राफ बनाया। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ क्या, R3 जो है वो तेरा R2 है बेटे, R2 से बड़ा और R1 से भी बड़ा है। ठीक है, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा मुझे उतनी ही ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। अब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते रहोगे तो आपकी जो ये पीक है ना, ये जो पीक है बेटे वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। धीरे धीरे बेटे वो क्या है, आपकी वो पीक है बेटे वो कम होती रहेगी। तो उसी चीज़ को हमने क्या बोल रखा बेटे, क्वालिटी फैक्टर बोल क्या, क्यू फैक्टर बोल क्या, या फिर उसको बोल देता हूँ बेटा क्या, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, या फिर अब मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि भाई कौन सी पीक कितनी ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है, कौन सी पीक बेटे कितनी ज़्यादा मैक्सिमम आ रही है। तो बेसिकली बेटे सीधे सीधे लैंग्वेज में मैं बोलना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा पीक आपकी शार्प होगी उतना ही ज़्यादा बेटे आपका बेस्ट क्वालिटी फैक्टर होगा। अब इस बेस्ट क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे पीक तेरी अच्छी है तो इसका क्वालिटी फैक्टर बहुत बढ़िया है, इसका क्वालिटी फैक्टर कम है बेटे, इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है और भी कम है। अब ये क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अब बेटे हमें इस शार्पनेस को ना डिफाइन करना है। मान लीजिए कि आपने बेटे रेजोनेंट कंडीशन ये वाली निकाली, आपके पास जो ग्राफ आया वो हमारा ये वाला आ गया, तो ये हमारी f है, इस तरफ हमारा क्या बेटे आई नोट। इधर मैं फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इस वाली फ्रीक्वेंसी पे जो करंट का वैल्यू आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, कितना आ रहा है बेटे, ई नोट बाई आर आ रहा है। और वहाँ पे बेटे जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, फिर जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटे, हमने ओमेगा आर मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे बेटे इस क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या है। एक्चुअल मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी बढ़िया आपकी पीक होगी उतनी ही अच्छा आपका क्वालिटी फैक्टर आएगा बेटे। ठीक है, अब इसको हमने डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के लिए हम बेटे क्या टर्म डिफाइन करते हैं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटे जिसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। और ये वर्ड ना आपने सुना होगा बहुत बार, बैंड विड्थ बेटे। अब ये बैंड विड्थ होती क्या है उसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश कर बेटे। आप लोगों ने देखा होगा
जैसे बेटे हमारे आसपास ना रेडियो के बहुत सारे सिंगल घूम रहे हैं, आपने ना सब बच्चों ने रेडियो देखा होगा, तो उसके अंदर एक नोब होती है, उस नोब को हम धीरे धीरे रोटेट करते हैं, तो वहाँ पे कभी FM मिर्ची चलता है, कभी उसमें न्यूज़ चलता है, कभी बेटे स्पोर्ट्स के चैनल चलते हैं, मतलब उनको आप सुनते हो ऐसे वहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में क्या होता है बेटे कि ना हर चैनल को चलने की ना अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब हर चैनल को ना बेटे उन्होंने ना फ्रिक्वेंसी दी होती है, भाई आप वो हर चैनल को बेटे अपनी अपनी एक फ्रिक्वेंसी रेंज दे देते हैं कि भाई अगर मान लो आप अपना चैनल खोलना चाहते हो तो आपके चैनल को वो एक फ्रिक्वेंसी की रेंज देंगे, और उस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटे, उस फ्रिक्वेंसी रेंज को क्या बोलते हैं बेटे, हम उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटे, बैंडविड्थ बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बेटे क्या है कि जैसे मान लो बेटे चाहत है, तो चाहत को कोई चैनल खोलना है, तो चाहत को चैनल खोलने के लिए क्या होना चाहिए भाई, उसको वो गवर्नमेंट से परमिशन लेगी, तो गवर्नमेंट उसको ना एक फ्रिक्वेंसी की रेंज देगी, भाई ये तेरा चैनल है, और जो तेरा चैनल है ना बेटे, मान के चल जस्ट समझने के लिए कि सरकार ने उसको जो रेंज दिया ना वो कितनी दी है बेटे, 200 हर्ट्ज से लेकर के कितनी दी है बेटे, 1000 हर्ट्ज तक दे दी। तो जो उसकी बेटे ये रेंज है ना, रेंज कितनी है बेटे, जो रेंज है बेटे वो उसकी रेंज बन गई। और सपोज कर बेटे तेरी क्या है, ये तेरी F1 है, ये तेरी क्या बेटे F2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनने वाला ना, मतलब F2 माइनस F1 वो किसके बराबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो आया बेटे 800 हर्ट्ज के बराबर आएगा। तो ये जो 800 है ना वो उसकी क्या बेटे बैंडविड्थ है, उसकी क्या है, चाहत के चैनल की बैंडविड्थ है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है क्या कि भाई जो गवर्नमेंट होती है बेटे आपको एक जो रेडियो में चैनल चलते हैं या फिर आप टीवी में भी मान लो बेटे, आपने देखा होगा कि मेगा हर्ट्ज है, उसकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी है, बैंडविड्थ इतनी है। तो बैंडविड्थ का मतलब बेसिकली है कि जो सरकार ने आपको परमिशन दिया कि भाई आपका जो चैनल चलेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा, ठीक है। इन्हीं के बीच में कोई फ्रिक्वेंसी आएगी, वो बाद में समझेंगे बेटे कि क्या मतलब है इस चीज़ का, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे इस बैंडविड्थ को डिफाइन करना बेटे, बैंडविड्थ वाली फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करना, या फिर ये मान के चल कि ये ω2 माइनस ω1 भी हो सकती है, और डेफिनेटली वो किसके बराबर बने बेटे, 2π × 800 के बराबर बनेगी, ठीक है। इस वाले केस के अंदर जस्ट एग्जाम्पल है ये। तो बेटे मैंने क्या करा, मुझे बैंडविड्थ को डिफाइन करना। तो बैंडविड्थ को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो बेटे, तो सबसे पहले तो आप ये वाला सर्किट बनाते हो, ये रेजोनेंट जो कंडीशन है वो लेकर के आते हो बेटे। अब इसको हमने ना दो फ्रिक्वेंसी लेनी है बेटे। अब रेजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी आपकी वो एक सिंगल फ्रिक्वेंसी है FR, जिसको आपने बोल रखा है, या फिर ω बोल रखा है, जो कि तुम्हारी रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ω है। तो मैंने क्या करा बेटे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना करंट की एक वैल्यू लेता हूँ, और वो वैल्यू कितनी लेता हूँ बेटे, मैं वो वैल्यू लेता हूँ I0/√2। कितना लेता हूँ बेटे, I0/√2, ठीक है। तो I0 देखो ये मैक्सिमम है, तो जब तुम I0/√2 करोगे ना तो डेफिनेटली वो वाली वैल्यू बेटे कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगी, डेफिनेटली आने वाली बेटे। अगर ये वाली I0/√2 आई है तो ऑब्वियस सी बात है बेटे क्या कि भाई जो आपके पास ये जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी बेटे, वो बनी तेरे पास I0/√2। तो इस I0/√2 के ऊपर आपके पास, आप इसको आगे खींचो तो आपके पास बेटे क्या दो फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। एक फ्रिक्वेंसी तो बेटे ये वाली आएगी, और एक फ्रिक्वेंसी बेटे ये वाली आएगी, ठीक है। इसको तूने कितना माना, इसको तूने माना बेटे F1, या फिर तूने इसको मान लिया ω1। इसको तूने क्या माना बेटे, इसको तूने मान लिया ω2, या फिर तूने कितना मान लिया बेटे F2 मान लिया। तो ये जो बेटे बनेगा ना आपका ω2 माइनस के जो ω1, या फिर बेटे F2 माइनस के F1 जो बनेगा ना, इसको अपन क्या बोलने वाले हैं बेटे, इसको हमने क्या बोलने वाले हैं, इसको बोलने वाले हैं बैंडविड्थ। क्या बोलने वाले बेटे, इसको बैंडविड्थ बोलने वाले हैं। तो बैंडविड्थ को डिफाइन करने का तरीका यही है क्या कि भाई जिस टाइम सर्किट के अंदर जो करंट होगा ना वो मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, तो उस टाइम आपके पास दो फ्रिक्वेंसी आएंगी। वो दो फ्रिक्वेंसी जो आएंगी ना, उन दोनों का आप डिफरेंस कर दोगे, उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे बेटे, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोल देते हैं क्या, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं बेटे। क्या बोल देते हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। तो देखो इस टाइम जो करंट बनने वाला बेटे वो कितना बनने वाला, I0/√2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना है बेटे, E0 डिवाइड बाय में √2R आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो I0 है वो कितना बेटे E0/R है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, यहाँ पर जो आपका इम्पीडेंस था, मैक्सिमम वैल्यू पर इम्पीडेंस कितना था बेटे, वो आपके पास था R। बट अगर मैं बात करता हूँ इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो आपका इम्पीडेंस बन रहा है ना, वो कितना बन रहा है बेटे, वो बन रहा है √2R। कितना बन रहा है बेटे, √2R बन रहा है। तो हमने क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करा क्या, हमने इसको डिफाइन करा बेटे क्या, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या फिर रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, यानी कि हमने इसको मान लिया बेटे ω डिवाइड बाय में ये दिस बैंडविड्थ कितनी है बेटे, ये वाली बैंडविड्थ है, मतलब कि कितना बेटे, ये ω2 माइनस के ω1, ठीक है। तो ये चीज़ होती है बेटे आपका क्या, क्वालिटी फैक्टर हमारे पास ये वाली टर्म होती है। ओके, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर तू देखेगा बेटे, देखो
तेरे पास ओमेगा 2 तेरे पास यहाँ पर है, ओमेगा 1 तेरे पास यहाँ पे है, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटाएगा तो आपके पास ये वाली रेंज आएगी फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो आपकी क्या बनने वाली बेटे, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनने वाली है। तो ऑब्वियस बात है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एफ आर आएगा, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, या फिर डिवाइड बाय में यहाँ पे कितना बेटे वो आएगा F2 माइनस के F1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ये वाली चीज़ लेकर के चलूँगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और वैसे भी अगर तू 2 पाई यहाँ पे नीचे आएगा, 2 पाई यहाँ वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तेरे पास यही चीज़ आने वाली है। तो इसी वजह से क्या बेटे, इसको हम ओमेगा आर डिवाइड बाय में ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 कर लेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर खास बात ये ध्यान देने वाली है कि इस टाइम जो सर्किट का रेजोनेंट है बेटे, इस बैंड विड्थ के ऊपर जो हमने डिफाइन करा है वो कितना बेटे, वो है तेरे पास √2r। कितना बेटे, √2r तेरा क्या है, इम्पीडेंस है ट्रायंगल का। ठीक है, अब देख बुक में बेटे आपको क्या लिखा मिलता है, यहाँ पे देखो इस चीज़ को ना वो लेके चलता है बेटे, ये तेरा ये डेल्टा ओमेगा है। कितना, ये तेरा डेल्टा ओमेगा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना बेटे तेरा डेल्टा ओमेगा है। कितना बेटे, ये डेल्टा ओमेगा है। अब सोच के देख बेटे, क्या दोनों लगभग बराबर ही होते हैं अप्रोक्सीमेटली, डेल्टा ओमेगा और ये डेल्टा ओमेगा। अब ध्यान से सुन, अगर तुझे डिफाइन करना बेटे ओमेगा 2, तो डेफिनेटली जो तेरे पास ओमेगा 2 होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला बेटे, देखो ओमेगा 2 तेरे पास ये वाला है, ओमेगा 2 को मैं बराबर लिख लूँगा क्या, दिस, यानी कि ये कितना बेटे तेरे पास है, ये ओमेगा आर। कितना बेटे, ये ओमेगा आर प्लस में डेल्टा ओमेगा, प्लस में बेटा कितना लिखूंगा मैं इसको, डेल्टा ओमेगा लिखूंगा। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मुझे ओमेगा 1 लिखना है तो ओमेगा 1 कितना बेटे, देखो ओमेगा 1 है तो हमारे पास कौन सा, ये वाला है। तो मैं क्या करूँगा बेटे, उसमें से ना ओमेगा आर में से मैं अगर ये वाले टर्म घटा देता हूँ तो क्या आपके पास ओमेगा 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी कि ओमेगा आर माइनस के डेल्टा ऑफ ओमेगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 वो किसके बराबर बनने वाला बेटे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा ओमेगा आर प्लस में डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा आर माइनस के डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू में डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो आप रेजोनेंट जो क्वालिटी फैक्टर आप उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, ओमेगा आर इंटू में 2 इंटू में डेल्टा ऑफ ओमेगा बेटे, आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, नो डाउट उसके अंदर। ठीक है, ओके। और ये डेल्टा ओमेगा क्या, 2 डेल्टा ओमेगा क्या बेटे, ये तुम्हारा बैंडविड्थ है इस वाले केस के अंदर। ओके, अब मुझे बेटे एक्सप्रेशन ड्राइव करना है क्वालिटी फैक्टर के लिए कि हमारे पास रियलिटी में क्या क्वालिटी फैक्टर आता है। अभी भी मैं आपको बता के हटाऊँ कि जो जेड होता है बेटे वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास बराबर होता है √r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 बाय ओमेगा c के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब बेटे आपने ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किया था तो उस टाइम जब आपने बेटे ये क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करा तो क्या आपने बैंडविड्थ डिफाइन की, बिल्कुल भी। तो जब आपने बैंडविड्थ डिफाइन की तो आपने एक करंट लिया, कितना करंट लिया बेटे, वो लिया I0 बाई √2। तो उस टाइम जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस था, जो इम्पीडेंस था, वो किसके बराबर बना बेटे, वो बना √2r के। तो मुझे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से मतलब है, तो उस टाइम जो सर्किट का रेजिस्टेंस बन रहा था वो कितना बन रहा था बेटे, √2r। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से, मैं यहाँ से ना √2r लिख दूँगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और इसको क्या लिखने वाला बेटे, इसको लिखने वाला हूँ √r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 बाय ओमेगा c का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा बेटे 2r। तो हमने बेटे क्या करा, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली बेटे आपके पास आएगा 2r² प्लस ओमेगा l माइनस 1 बाय ओमेगा c का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास बचे बेटे ये, इस r² को आप उधर लेकर के चले गए तो कितना आंसर है बेटे आपके पास, खाली r²। तो ये आपके पास टर्म बचे बेटे कितना, ओमेगा l डिवाइड बाय में ओमेगा c का होल स्क्वायर बराबर बेटे किसके आया, वो आपके पास r² के बराबर आया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा l माइनस 1 बाई ओमेगा c, वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आपके पास प्लस माइनस r के बराबर आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो बेटे, तो यहाँ पे जो ये प्लस माइनस r आया ना, वो एक तो है आपके पास ओमेगा 2 के लिए और एक आया बेटे आपके पास ओमेगा 1 के लिए। तो ध्यान से सुन कि मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे ओमेगा 2 पुट कर देता हूँ। तो ओमेगा 2 जब आप पुट करोगे तो ओमेगा 2l माइनस 1 बाय ओमेगा 2c, उसको तो मैंने किसके बराबर मान लिया बेटे, r के बराबर मान लिया। और जो आपके पास ये है ना ओमेगा 1l माइनस 1 बाय ओमेगा 1 इंटू c को, उसको हमने किसके बराबर मान लिया बेटे, माइनस के 1 बाय r के बराबर मान लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्चुअल में ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाए ताकि मैं अपना काम आसानी से कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस r को भगाना है। ठीक है, आपको क्या करना बेटे, मतलब इस r को क्या करना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटे आपको ना इस तरह से करना है कि आपके पास वैल्यू आए बेटे कितनी, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बेटे, इन दोनों को ना ऐड कर देता हूँ। आप लोग इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी ना वो कितनी है बेटे, वो आएगी ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1
इंटू में एल माइनस के 1/c इंटू में 1/c इंटू में माइनस के 1/ओमेगा 2 और 1/c मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा देख, हमने ऐड ही तो करा इसको, तो आपके पास आया बेटा कितना 1/ओमेगा 2 प्लस में 1/ओमेगा 1 ये आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इक्वल टू 0 बन जाए बेटे, कितना बनेगा इक्वल टू ये 0 बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जरा ध्यान से देख क्या, तो ध्यान से बेटे क्या, ये देखो हमने पहले तो क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो आप इनको कर रहे हो ऐड। जैसे आपने इनको ऐड करा तो आपके पास टर्म आई बेटे कितनी, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इंटू में एल माइनस के 1/c इंटू में ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय में ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2। ठीक है, और ये किसके बराबर है बेटे, 0 के बराबर है। आपने क्या करा, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 को कॉमन ले लिया, तो आप जब ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर क्या बचने वाला बेटे, आपके पास अंदर बचने वाला 1/l माइनस के 1/c इंटू ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2, वो किसके बराबर बना बेटे, 0 के बराबर बना। अब ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली बेटे आपके पास ये वाली टर्म 0 आएगी। तो जब ये वाली टर्म 0 आएगी तो आपके पास आंसर बेटे कितना, जब आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा मैं पूरा कर देता हूँ इसको, l माइनस ओमेगा 1। देखो आपने ना, आपके पास एक तो ये a इक्वेशन है और आपके पास बेटे क्या है, ये b इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आया l माइनस के 1/c ओमेगा 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है l इक्वल टू 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 2 किसके बराबर आ रहा है बेटे, ओमेगा 2 आ रहा है 1/lc के बराबर। ठीक है, तो इसको ना आप इक्वेशन नंबर सी मान लो, कितनी मान लो बेटे, सी मान लो। तो पहले मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया था, सॉरी ऐड किया था, अब आप क्या करोगे बेटे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे बेटे, इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो जब बेटे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आपके पास क्या होने वाला है, मतलब ए और बी को आप सब्ट्रैक्ट करो, तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, तो देखो बेटे ध्यान से, तो तुम्हारे पास टर्म बचेगी इतनी, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 इंटू में एल, और यहाँ पे बेटे घटाओगे ना तो दिस माइनस दिस करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आए बेटे प्लस, ये आएगा 1/c इंटू 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 इंटू में बेटे कितना आ रहा है, वो c इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, वो तेरे पास 2r के बराबर आएगा। इसको सोल्व कर शाबाश, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 प्लस में यहाँ पर l है तो प्लस में 1/c। देखो मैंने पहले ना इनको क्या किया था बेटे, मैंने ऐड किया था, अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सब्ट्रैक्ट क्यों करा, क्योंकि मुझे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहिए, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो यहाँ से आ गया। तो फिर सर आपने यूँ क्यों सोल्व किया, क्यों, क्योंकि भाई साहब जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो मेरे पास ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 l इंटू में देखो कैसे आएगा, यहाँ पर आया बेटे ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय में ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2, वो किसके बराबर आ रहा है, वो तेरे पास आ रहा है 2r के बराबर। तो हमें तो किस चीज़ का इक्वेशन चाहिए बेटे, हमें तो इक्वेशन जो चाहिए वो किसका चाहिए, ध्यान से देख किसका चाहिए बेटे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहिए। तो ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 कॉमन आया बेटे, देखो l प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ रहा है, देखो बेटे यहाँ पे वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, 2r के बराबर आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, क्या ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है, वो बेटे 1/lc के। तो जब आप इसको पुट करोगे तो आपके पास आंसर है बेटे ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 इंटू में l प्लस 1/c। ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है बेटे, 1/lc के, तो 1 यहाँ पे lc ऊपर, तो c ने c को उड़ा दिया, किसके बराबर आ बेटे, 2r के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा बेटे, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1, वो किसके बराबर बन रहा है बेटे, l प्लस l कितना होता है, वो होता है 2l, किसके बराबर आया, 2r के बराबर आ गया। तो आपने इसको उड़ा दिया, तो ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है आपके पास r/l के बराबर। इसको आप क्या मान लो बेटे, इक्वेशन नंबर डी मान लो। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या किया। मुझे ना इसको डिफाइन करना था, ओमेगा आर तो आप आसानी से निकाल सकते हो बेटे इन टर्म्स ऑफ एल एंड सी, क्यों, क्योंकि वो कितना होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी होता है, या फिर अगर आप एंगुलर की बात करते हो तो 1/√1/√एल सी होता है बेटे। तो ये तो आप कर सकते हो, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे चाहिए था ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1, तो
मैंने क्या करा, इसको सोल्व आउट करा। तो पहले मैंने क्या करा बेटे, देखो मुझे चाहिए था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो पहले मैंने इनको ना ऐड कर लिया। क्यों ऐड इसलिए करा, क्योंकि जब मैं ऐड करता हूँ ना तो मेरे पास बेटे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू आती है, तो वो आ गई। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना तो सब्ट्रैक्ट करते हुए सब्ट्रैक्ट मैंने इसलिए करा क्योंकि भाई मुझे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहिए। अब ओमेगा 1, अब जब तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो आपके पास यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की मल्टीप्लाई आती है और उसकी वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो कहाँ से निकाली बेटे, मैंने यहाँ से निकाली। तो जब आपने सभी को सोल्व करा तो आपके पास वैल्यू आई है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आ बेटे, R/L के बराबर आ गया है। तो देखो बेटे क्वालिटी फैक्टर आपके पास किसके बराबर था, ओमेगा R डिवाइड बाय में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बराबर था, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर था बेटे, R/L के बराबर था। तो आपका क्वालिटी फैक्टर आसानी से निकल पा रहा है। किसके बराबर आ रहा है बेटे, वो आ रहा है ओमेगा R डिवाइडेड बाय में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, R/L। तो आपने यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्वालिटी फैक्टर बेटे ये वाली आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से देख बेटे क्या कि क्वालिटी फैक्टर हमने रेजोनेंस पे डिफाइन करा। अब सोच के बेटे क्या वो आता फॉर्मूला ओमेगा R ओमेगा R इंटू में L डिवाइड बाय में R। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं बेटे। ठीक है, ये तो हमने L और R के टर्म्स में निकाला है। तो अगर मैं चाहूँ, देखो बेटे इसको कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, इसको अलग से डिफाइन करने तरीका क्या, ओमेगा R इंटू में L डिवाइड बाय में R। अब अगर मैं इसको IRMS से मल्टीप्लाई कर दूँ और IRMS से इसको बेटे डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख, ओमेगा R इंटू L क्या है बेटे, ये तुम्हारा इंडक्टर का रिएक्टेंस है। कब, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है। कब आती है बेटे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है। तो ध्यान से सुन, उसकी मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी बेटे, उसकी मल्टीप्लाई आपने कर दी किससे, IRMS से। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे IRMS से तो आपके पास क्या आ जाए बेटे, आपके पास आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L। कब, जब आपका बेटे क्या है, रेजोनेंट है। क्या बेटे, जब आपकी रेजोनेंट हो रहा है, डिवाइड बाय में। और ये क्या बेटे, R इंटू IRMS, वो डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कितना बेटे, वो तुम्हारे पास रजिस्टर के बराबर है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसको बेटे अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिमिलर वे में। अब अगर मान लो बेटे कि मान लो क्या कि अगर मैं यही चीज़ ना कैपेसिटर की फॉर्म में निकालने की कोशिश करता ना, कैपेसिटर वाले टर्म्स में, देखो वहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था ना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वो R/L के आया था। ठीक है, तो अगर आप बेटे उस चीज़ को ना वहाँ पे C की टर्म्स में निकालते, इसको किसकी टर्म्स में निकालते, C की टर्म्स में। ये C टर्म्स में निकल सकता है आसानी से। कैसे निकल सकता है बेटे, तो अगर मुझे C की टर्म्स में निकालना है तो डेफिनेटली बेटे ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूँ बेटे, तो हो सकता है बेटे, देखो वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L होता है वही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके होता है, वही वोल्टेज ड्रॉप हमारा C के अक्रॉस में होता है, बट वो 180 फेज से होता है। इसी वजह से वो आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जितनी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L हुई है तो क्या उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के भी होगी, डेफिनेटली होगी बेटे। कब होगी, जब वो रेजोनेंट कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, रेजोनेंट कंडीशन पे। डिवाइडेड बाय में R तो एज इट इज़ है बेटे, और ये कितना है तुम्हारे पास, IRMS है। ठीक है, और ये किसके बराबर है बेटे, ये तुम्हारी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर बनता है। तो अगर मैं ये चीज़ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखो बेटे कितना, ओमेगा R इंटू में X ऑफ C, ठीक है, इंटू में IRMS डिवाइडेड बाय में। ये क्या लिखा मैंने, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C लिख दिया, अपॉन में IRMS इंटू R। IRMS ने IRMS को मार दिया, तो यहाँ पर जो आता है बेटे वो कितना आता है, ओमेगा R डिवाइडेड बाय में XC का वैल्यू कितना बेटे, वो डेफिनेटली कितना है, वो आपके पास है, सॉरी XC कितना होता है आपके पास। एक्चुअली बेटे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आएगा ना वो खाली इसके बराबर तो आएगा, XC इंटू IRMS के बराबर। ठीक है, ओमेगा R इंटू L क्या आता है बेटे, ये तुम्हारे पास क्या बनता है, तुम्हारे पास XL बनता है, तो XC इंटू IRMS आएगा। ठीक है, और ये कब हो रहा है बेटे आपके पास, जब आपके पास रेजोनेंट कंडीशन आ रही है। क्या आ रही है बेटे आपके पास, रेजोनेंट कंडीशन आ रही है, तो डेफिनेटली बेटे डेफिनेटली आपके पास वो क्या बन जाएगी, वो बन जाए बेटे कितना, 1 ओमेगा R, क्योंकि XC कितना हो रहा है, ओमेगा XC होता है 1 ओमेगा C। तो ओमेगा का बेटे जब वो रेजोनेंट कंडीशन है तो यहाँ पर आया C, और यहाँ पर कितना है बेटे L आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर आपके पास ये वाला ही बन जाता है 1 ओमेगा R इंटू C इंटू R। अब ये जो था ना,
ये वाली जो चीज़ थी बेटे तुम्हारे पास वो एल और आर की टर्म्स में थी, और अगर मैं सी और आर की टर्म्स में निकालूँ तो ये वाली आएगी। अब अगर तू सीधा पुट करता देखो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी होती है बेटे, ओमेगा आर होता है आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। तो जब तू वैल्यू पुट करेगा यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/√LC, तो 1/CR और ओमेगा आ रहा है 1/√LC, तो ऊपर चला जाए बेटा कितना √LC। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देख ऊपर सी, नीचे सी है, ऊपर अंडर रूट में सी है, तो नीचे बचेगा अंडर रूट में सी, तो किसके बराबर आया, आर तो है तेरा पास 1/R, और ये अंडर रूट कितना बचा बेटे, L/C बच जाएगा। तो ये भी तेरा क्या बना बेटा, ये क्वालिटी फैक्टर बन गया। देख ये तेरे पास इंडक्टर और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, ये तेरे पास तीनों की फॉर्म में 1/R √LC। L क्या बेटे इंडक्टर का इंडक्टेंस, C क्या बेटे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो ये भी आपको क्या डिफाइन करता है, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन कर देता है बेटे। क्या करता है आपको ये क्वालिटी फैक्टर आपको डिफाइन कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटे हमने ना इसको पढ़ तो लिया कि भाई कि क्वालिटी फैक्टर ये है सर, क्वालिटी फैक्टर ये है, तो क्वालिटी फैक्टर मतलब हमने सर इस चीज़ को फील नहीं किया, तो हम बेटे इसको फील करने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। अब देख सपोज कर कि मान ली जाए कि अब इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं बेटे, कि जैसे मान ले क्या है कि जैसे मान ले बेटे क्या है कि आपने इधर क्या ले लिया, I0 ले लिया, और इधर आपने क्या ले लिया बेटे, इधर आपने फ्रिक्वेंसी ले लिया, फिर आपने एंगुलर फ्रिक्वेंसी ले ली। ठीक है, तो मान ले कि बेटे तूने क्या करा, एक डिफाइन करा, क्या तूने ये वाली पिक डिफाइन कर लिया ऐसे। ओके, बहुत बढ़िया। सिमिलर वे में बेटे अगर आप लोग बेटे दूसरी तरह से डिफाइन करते हो, मान ले कि तूने ना ये फ्रिक्वेंसी डिफाइन कर ली, और ये कौन सी फ्रिक्वेंसी है बेटे, ये मान के चल ये तेरी कर्व नंबर 1 है, और उसके लिए जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ना वो FR1 है। कौन सी बेटे, ये FR1 है। ओके, अब डेफिनेटली जब मैं बात करता हूँ बेटे रेडियो वगैरह की, तो इसका जो यूज़ होता है ना ज़्यादातर रेडियो के अंदर होता है। ठीक है, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, वो कैसे होता है आपको मैं समझा दूंगा। अब ज़रा ध्यान से देख, ध्यान से बेटे क्या कि ऐसा मान के चल कि भाई अगर मुझे यहाँ पे बैंड विड्थ डिफाइन करनी है ना, तो बैंड विड्थ आप क्या लोगे बेटे, अगर ये उसका मैक्सिमम वैल्यू है I0, अगर उसका ये मैक्सिमम वैल्यू है I0, तो आप क्या करो बेटे I0/√2 लोगे, तो I0/√2 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। उस I0/√2 को कोरस्पॉन्डिंग आपके पास दो फ्रिक्वेंसी आएंगी, एक तो ये वाली आई बेटे और एक ये वाली फ्रिक्वेंसी आई। बहुत बढ़िया। तो ये जो फ्रिक्वेंसी बनने वाली हैं ये क्या बनने वाली है बेटे, ये सपोज कर ये तेरी बनी क्या F1 बनी, ये तेरी क्या बनी बेटे, ये F2 बनी। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना है बेटे, वो तुम्हारा बैंडविड्थ आएगा। क्या आएगा बेटे, बैंडविड्थ आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, अब देखिए मान लीजिए बेटे कि क्या, अब मैं एक अनदर कर्व डिफाइन करता हूँ जिसमें जो मान के चल कि इसका जो रेजिस्टेंस है बेटे वो R1 है, और मैंने एक कर्व डिफाइन करनी है बेटे R2 के लिए। किसके लिए डिफाइन करनी है बेटे, R2 के लिए डिफाइन करनी है। तो जब आप R2 के लिए डिफाइन करोगे तो डेफिनेटली बेटे मैं ये मान के चलता हूँ कि जो R2 है ना वो आपका R1 से बड़ा है, और डेफिनेटली आप ये बात भी मानते हो कि √R² + X(C - X(L) का होल स्क्वायर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब देखो जब बेटे मैं R2 के लिए एक अनदर कर्व डिफाइन करूंगा ना, तो R2 आपका बड़ा है, तो डेफिनेटली बेटे उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना वो बहुत कम आने वाला है। उसका वैल्यू कितना बेटे, सपोज कर वो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू आया। अब आप इसके लिए क्या कीजिए, बेटे इसके लिए ना एक कर्व डिफाइन कीजिए, मतलब वो जो कर्व आएगी वो कहीं ना कहीं समथिंग लाइक दैट इस तरह से क्या आएगी, ये वाली कर्व आई बेटे इसके लिए। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सी कर्व के लिए बेटे, ये तुम्हारा कर्व नंबर 1 के लिए है, और ये भी तुम्हारा बेटे क्या कर्व नंबर 1 है जिसका रेजिस्टेंस R1 माना था हमने, तब इसको ड्रॉ करा। अब ये जो करंट आया बेटे मैक्सिमम वैल्यू आया है, ये किसके लिए आया है बेटे, ये तुम्हारे पास आया है I0, इसका वैल्यू आया बेटे I0 मान ले, और ये कौन सी कर्व के लिए बेटे 2, ये कर्व नंबर 2 के लिए है। ओके, अब इसके लिए तुझे क्या डिफाइन करना है, इसके लिए तुझे वही डिफाइन करना है क्या, बैंडविड्थ। तो इसके लिए बैंडविड्थ डिफाइन करेगा तो कितना है बेटे, वो आएगा I0 डिवाइड बाय में √2, तो कहीं ना कहीं बेटे वो यहाँ पर आएगी ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब देख जब मैं बेटे R2 के लिए बैंडविड्थ डिफाइन करता हूँ ना, तो उसको तूने कितना माना, F2 माना, और इसको तूने कितना माना बेटे, F1 मान लिया। तो जो तेरे पास F2 - F1 है वो बैंडविड्थ है तेरे पास कौन सी कर्व बेटे, कर्व नंबर 1 की है, और F2 - F1 जो बैंडविड्थ है बेटे वो कर्व नंबर किसके बेटे, वो 2 की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देख कौन से वाली बैंडविड्थ ज़्यादा है, कौन सी वाली बैंडविड्थ ज़्यादा बेटे, तो तू सोचेगा कि सर जो बैंडविड्थ है ना वो डेफिनेटली बेटे इस वाले की ज़्यादा है। किस ज़्यादा बेटे, इस वाले की ज़्यादा है।
अब एक्चुअल में होता क्या है कि बेटे जो सरकार आपको बैंडविड्थ डिफाइन करती है ना, वो कम से कम बैंडविड्थ डिफाइन करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन की जो नेचर है बेटे, ह्यूमन कहाँ से कहाँ तक सुनता है बेटे, वो सुनता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक। तो हम जो सरकार आपको बेटे बैंडविड्थ दे दी है ना, वो आपको कम से कम बैंडविड्थ देती है। क्यों? ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैनल बनाए जा सके। क्या बनाया जाता है बेटे? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ चैनल बनाया जा सके। जैसे मान ले समझाने के लिए कि बेटे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है ना, तो मान के चल कि सपोज कर कि भाई कोई आदमी है, सपोज करिए कि मान लीजिए चाहत है यहाँ पर, ठीक है। तो चाहत को हमने जो बैंडविड्थ दी सरकार ने, वो कितनी दी बेटे? उसको दी उसने 20 हर्ट्ज से लेकर के कितनी दी बेटे? उसने दी आपको 1 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज तक बेटे, 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज तक दे दी। तो उसकी जो बैंडविड्थ आएगी कितनी आई बेटे? उसकी बैंडविड्थ आएगी दिस माइनस की दिस, तो कितना आंसर आया उसके पास? 980 हर्ट्ज आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सिमिलर वे में अब कौन आया यहाँ पे? मनप्रीत आ गई। अब मनप्रीत को जो बैंडविड्थ सरकार ने दी वो कितनी दी बेटे? उसको ने जो बैंडविड्थ दी वो कहाँ से कहाँ दी? वो दी है 1 किलो हर्ट्ज से लेकर के 2 किलो हर्ट्ज तक। ये कौन है बेटे? ये मनप्रीत का बैंडविड्थ है। मनप्रीत ने सरकार से चैनल की डिमांड की, तो मनप्रीत को क्या मिला बेटे? बैंडविड्थ मिल गया, ठीक है। तो अगर बेटे यहाँ से वो उसका डिफरेंस चेक करे, अब उसके बाद कौन है बेटे? उसके बाद अनन्या है। तो अनन्या ने सरकार को बोला कि मैं भी चैनल खोलना चाहती हूँ, तो मुझे तो चैनल खोलना है न्यूज़ का भी, मैं न्यूज़ सुनाऊंगी। तो सरकार ने उसको जो बैंडविड्थ दी वो कितनी दी बेटे? 2 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 किलो हर्ट्ज तक दे दी। और इसकी बैंडविड्थ कितनी है बेटे? दिस माइनस दिस, यानी कि 2000 माइनस के 1000, तो कितना बना बेटे इसकी मनप्रीत की बैंडविड्थ? वो बनी है 1000 हर्ट्ज। और इसकी कितनी बनेगी बेटे? इसकी बनने वाली है कितनी? इसकी भी 3 किलो हर्ट्ज टू माइनस के 2000 हर्ट्ज, तो डेफिनेटली वो भी बैंडविड्थ कितनी है बेटे? 1000 हर्ट्ज ही आएगी। और अगर मान ली जाए सरकार इस तरह से एक हज़ार की, मतलब लगभग इसकी भी 1000 ही है ना अप्रोक्सीमेटली, एक हज़ार की बैंडविड्थ देने लगी, तो हमारे पास तो केवल बेटे कितने चैनल बन पाएंगे? ओनली और ओनली 20 चैनल बन पाएंगे। कितने बन पाएंगे बेटे? 20 चैनल ही बन पाएंगे। तो आप, और जबकि आप क्या देखते हो बेटे कि आपके रेडियो में ना बहुत सारे चैनल होते हैं, 20 नहीं होते, वो कम से कम भी 2-3 हज़ार तो चैनल मिल जाएंगे उर्दू वगैरह के, बहुत सारे, मतलब क्या बेटे कि अलग अलग आपको चैनल मिल जाएंगे। और वो जो बहुत सारी लैंग्वेज है बेटे, इंडिया में लगभग मेरे ख्याल से 25-26 के करीब तो लैंग्वेज हैं, तो 25-26 करीब में न्यूज़ भी होगा, सब कुछ होगा। मतलब जो चैनल बनेंगे ना बेटे, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और हर चैनल के लिए अपनी अपनी बैंडविड्थ होनी चाहिए। और अगर आप लोग इस तरह से बैंडविड्थ प्रोवाइड करने लग गए ना एक एक हज़ार के रेंज में, तो आपके पास केवल 20 ही चैनल आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार को इन बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटे? बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा। अब अगर सरकार बैंडविड्थ को कम करेगी, तो ध्यान से देख, कर्व नंबर जो 2 है बेटे उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, कर्व नंबर 1 है उसकी बैंडविड्थ क्या बेटे? कम है। तो आप क्या चाहते हो बेटे कि हमारे पास जो बैंडविड्थ आए ना कम आए, ताकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चैनल हमें प्रोवाइड हो सके, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ चैनल क्या बेटे? प्रोवाइड हो सके। तो लार्ज नंबर ऑफ चैनल कब प्रोवाइड होंगे? जब हमारे पास बैंडविड्थ कम होगी। बैंडविड्थ किसकी कम है बेटे? वो हमारी किसकी कर्व है बेटे? कर्व नंबर 1 की बैंडविड्थ कम है। कर्व नंबर 1 की क्या बेटे? बैंडविड्थ कम है। और शार्प कौन सी कर्व ज़्यादा शार्प है बेटे? तो आप डेफिनेटली बोलोगे भाई कर्व नंबर 1 ही ज़्यादा शार्प है। तो जितनी ज़्यादा शार्पनेस होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर होगा, मतलब तुम्हारा सर्किट जो होगा उतना ही तुम्हारा बेटर होने वाला है। इसी वजह से क्या बेटे मैं क्वालिटी फैक्टर को डिस्कस करता हूँ। किसको डिस्कस करता हूँ बेटे? क्वालिटी फैक्टर को डिस्कस करता हूँ। अब अगर मान लीजिए कि एक चैनल और आ सकता है, तो उसका तो कुछ ना कुछ इस तरह से बनेगा, उसका रेजिस्टेंस R3 बनेगा, उसकी बैंडविड्थ और बढ़ जाएगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि बैंडविड्थ हमारी कम से कम हो। क्या हो बेटे? हमारी बैंडविड्थ कम से कम हो, ताकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चैनल आ सके। अब जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतना ही सर्किट तुम्हारा ज़्यादा शार्प होगा, मतलब ये वाला जो कर्व होगा उतना ही शार्प होगा, और जितना शार्प होगा उतना ही हमारा क्या होने वाला बेटे? क्वालिटी फैक्टर आने वाला है। और चेक कर, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना तेरा, वो तेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हर केस में। यहाँ पर भी इन्वर्सली है, यहाँ पर भी इन्वर्सली है, यहाँ पर भी इन्वर्सली है। और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना कम तेरा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा तेरी शार्प पीक आएगी, उतनी ज़्यादा तेरी क्या आएगी बेटे? शार्प पीक आएगी, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास ये बना क्या कि भाई सरकार को जो चैनल देने हैं ना, हर चैनल को, मतलब जो चैनल बनाने हैं वो लार्ज नंबर ऑफ चैनल है। इस वजह से क्या बेटे? बैंडविड्थ जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। और अगर बैंडविड्थ कम होगी तो बेटे बैंडविड्थ तभी कम हो सकती है जब आपका आर का वैल्यू कम हो। आर का वैल्यू कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर भी बेटे क्या होगा? उतना ही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। एक बात। अब दूसरा क्या है? अब बेटे जो दूसरा लॉजिक है बैंडविड्थ को पढ़ने का, सॉरी क्वालिटी फैक्टर को पढ़ने का, वो क्या है? जरा ध्यान से सुन। ये हमारी कर्व नंबर 1 है, ये हमारी कर्व नंबर 2 है। जस्ट इमेजिन कर कि भाई चाहत ने ना एक चैनल खरीदा है, ठीक है,
और उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी कर्व आ रही है बेटे, कर्व नंबर 1 आ रही है। अब डेफिनेटली जो आपके पास जो रेडियो होता है ना बेटे, रेडियो आप लोगों ने देखा होगा, उस रेडियो के अंदर एक नोब सी होती है, एक तो वॉल्यूम वाली होती है, वॉल्यूम वाले की बात नहीं कर रहा मैं उस नोब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप उसको घुमाते हो ना तो बेसिकली बेटे आप क्या करते हो, आप फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हो। उस रेडियो के अंदर भी ना आपके पास ये वाला सर्किट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है बेटे, ये कैपेसिटर होता है, और ये तुम्हारे पास क्या होता है बेटे, ये इंडक्टर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये L है और ये तुम्हारा क्या बेटे, तुम्हारा C है। तो एक्चुअल में और रेजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी होती है बेटे वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1/2 पाई √L × C के बराबर होती है। और उस टाइम जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है वो E0/R फ्लो करता है बेटे। अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी क्या कि बेटे हमारे आसपास ना बहुत सारी फ्रिक्वेंसी चैनल घूम रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज घूम रही है मतलब बेटे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ध्यान से सुन, हर चैनल जो आप डिवाइड करते हो, मतलब जो भी आप चैनल लेते हो ना, तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है बेटे, एक फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या करता है बेटे, वो चैनल पकड़ लेता है रेडियो। आप इसको घुमाओगे तो जब आप इसको घुमाते हो ना बेटे, तो बेसिकली आप C को चेंज कर रहे होते हो। तो जब आप C को अच्छा जो फ्रिक्वेंसी आती है वो कितनी आती है बेटे, 1/2 पाई √LC आती है। तो जब बेटे इसको आप घुमाते हो ना, तो इसको घुमाने से आप C चेंज करते हो, जिसकी वजह से क्या बेटे, फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो एक ऐसा टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है क्या कि भाई सर्किट के अंदर, इसके सर्किट के अंदर बेटे कि रेजोनेंट वाली कंडीशन आ जाती है। देखो आप क्या करो, मान लीजिए 0 पे है, तो आप इसको घुमा रहे हो तो आप फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो बेटे, फ्रिक्वेंसी क्या करो बेटे, बढ़ा रहे हो। तो जब आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो डेफिनेटली बेटे कि जो करंट होगा ना सर्किट में धीरे धीरे बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा क्या कि भाई जैसे ही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी ना, तो सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब जैसे ही सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम होगा, तो सर्किट के अंदर बेटे जो एनर्जी दौड़ेगी ना, वो मैक्सिमम एनर्जी दौड़ेगी। और मैक्सिमम एनर्जी कितनी दौड़े बेटे, I/RMS² इंटू में R इंटू में T, और सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R बन जाएगा। तो सर्किट में बेटे मैक्सिमम एनर्जी दौड़ेगी, और जब मैक्सिमम एनर्जी दौड़ेगी तो जो चैनल घूम रहा है उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो चैनल बेटे क्या करेगा, ये रेडियो कैच कर लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है बेटे क्या कि भाई हर चैनल की ना अपनी अपनी क्या होती है बेटे, एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। अब जैसे ही वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पकड़े आएगी, तो वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी घूम रही है आपके आसपास, तो जैसे बेटे वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी तो आपका चैनल क्या करेगा, उसको पकड़ करके चला देगा वो, ठीक है। ऐसे होता है बेटे रियलिटी में, ओके। अब सोच के देख कि भाई चाहत ने जो चैनल खरीदा वो ये वाला खरीदा, इसकी बैंडविड्थ क्या है, f2 - f1 और ये कम है। जस्ट इमेजिन कर कि ये जस्ट इमेजिन कर ये 20 हर्ट्ज से लेकर के कितने तक है बेटे, ये तेरे पास है 30 हर्ट्ज तक है। तो ये तो उसकी बैंडविड्थ होगी। अब इसकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी ना इसके चैनल की, वो पक्का 20 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज के बीच में आएगी। अब 20 हर्ट्ज से लेकर के 30 हर्ट्ज के बीच में चैनल को घुमाना इजीली है बेटे, क्या है उसको धीरे से हम घुमा सकते हैं, तो ये वेरिएशन फटाफट से होगा और एकदम से उसका चैनल पकड़ लेगा बेटे, ओके। बट अगर मान ली जाए सपोज कर बेटे क्या कि भाई ये छवि ने चैनल लिया है, ठीक है, छवि ने चैनल लिया बेटे ये वाला। अब उसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, कितनी बेटे, वो f2- के f1- है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान से सुन कि जस्ट इमेजिन कर कि ये बहुत ज़्यादा बेटे बैंडविड्थ, तो सपोज कर बेटे वो कहाँ से कहाँ तक मिली उसको मिली है 30 हर्ट्ज से लेकर के 100 हर्ट्ज तक। अब 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तो घुमाता रहेगा, तो आपके पास ये जो कर्व आएगी वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगी, पता नहीं वो कब जा करके यहाँ पहुँचे, और उसके बाद वो उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आए, जैसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी उसका चैनल चल जाएगा। अब ध्यान से सुन, चाहत वाले केस में जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को ढूंढना ना वो आसान है, जबकि इस वाले केस में जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है बेटे उसको ढूंढना क्या तुम्हारे लिए काफ़ी टफ काम है। क्यों? क्योंकि भाई बैंडविड्थ तुम्हारी क्या ज़्यादा है 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक। यहाँ पे तो क्या बेटे कि आप लोग क्या करोगे 10 हर्ट्ज तक ही रोटेट करना है और आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और यहाँ पे क्या बेटे आपको 100 - 30 यानी कि बैंडविड्थ कितनी है बेटे 70 हर्ट्ज है, तो 70 हर्ट्ज तक आपको घुमाना पड़ेगा। तो इसके वाले केस के अंदर जो चैनल को ढूंढना ना वो थोड़ा सा टफ काम पड़ेगा, और इसके वाले केस में क्या बेटे चैनल को आसानी से ढूंढा जा सकता है। अब इसके वाले चैनल केस में आसानी से चैनल को कब ढूंढा गया बेटे, क्यों? क्योंकि इसकी जो शार्पनेस है वो ज़्यादा है। शार्पनेस ज़्यादा होने की वजह से जो बैंडविड्थ होती है बेटे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक आप यही बोलते हो क्या कि भाई हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है ना, क्यू फैक्टर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी शार्पनेस ज़्यादा, अगर शार्पनेस ज़्यादा तो चैनल को ढूंढना आसान रहेगा। बट यहाँ पे क्या बेटे शार्पनेस कम है, अगर शार्पनेस कम है तो चैनल को ढूंढना क्या बेटे काफ़ी टफ काम है। और शार्पनेस कौन डिफाइन करता है बेटे, क्वालिटी फैक्टर ही डिफाइन करता है। इसी वजह से क्या बेटे हमारे लिए क्वालिटी फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके।